अगर आपको लगता है कि हमने पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान लिया है तो आप गलत हैं। अब क्या कहें, मानव केवल पृथ्वी की जमीनी सतह का ही अध्ययन करने में समक्ष रहा है। समुद्र की गहराइयां हमारे लिए दूसरे ग्रहों की तरह ही रहस्यमयी है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार हमने इसके मात्र 5% हिस्से का ही अध्ययन किया है। कुछ दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने 20% जानकारी हासिल कर ली है। हालांकि दोनों एक बात पर सहमत हैं। समुद्र और महासागरों के तल जो पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 हिस्से में फैले हैं, अविश्वसनीय रहस्यों से भरे हैं। और आज हमारे वीडियो में आप उनमें से कुछ के बारे में जान जाएंगे। योनागुनी स्मारक 1986 में जापानी द्वीप समूह के दक्षिण में योनागुनी द्वीप के पर्यटन संघ के प्रमुख किथिरो अराटा के समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां से वो हैमर हेड शॉक का आराम से निरीक्षण कर सकेंगे। उसके बजाय उन्हें कुछ और भी ज्यादा दिलचस्प दिखा। कुछ पत्थरों से बनी एक जटिल संरचना पिरामिड। इस परिसर के बीचों बीच लगभग 42 मीटर ऊंचा एक चक्रवाती ढांचा है जिसे योनागुनी स्मारक कहा जाता है। अराटाके ने तुरंत वैज्ञानिकों को अपनी खोज के बारे में सूचित किया और वे पानी के नीचे रहस्यमयी शहर का पता लगाने लगे। इसे किसने बनाया था? कोई रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता थी क्या? एलियंस? या फिर प्राकृतिक जियोलॉजिकल प्रक्रियाएं? अगर कुछ ऐसा पता लगता है कि योनागुनी स्मारक को लोगों ने बनाया था, तो ये न सिर्फ पूर्वी एशिया बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास के बारे में सभी वैज्ञानिकों के विचारों को उलट-पलट कर रख देगा और भूवैज्ञानिकों के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सच्चाई ये है कि पृथ्वी के इतिहास के दृष्टिकोण से पूर्वी चीन सागर का निर्माण क्रिटाशियस युग के अंत में हुआ था, जो 7 करोड़ साल से भी पहले की बात है। स्मारकों के कृत्रिम निर्माण के होने के 2 मतलब निकलते हैं। या तो इसके निर्माता डायनासोर्स के साथ एक ही समय में रहते थे, जो केवल हॉलीवुड निर्देशकों की कल्पनाओं में संभव है, या किसी ने इस समुद्र की उम्र की गणना में कुछ गलती कर दी, जो इसकी उम्र शायद थोड़ी कम है, कुछ 1000 गुना कम। योनागुनी स्मारकों की रिसर्च कई मामलों में महत्वपूर्ण है। तस्वीरों और वीडियो में आर्क्स सिंचाई के लिए बनी समांतर क्यारियां और रिंग रोड दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसी सभ्यता जो इस तरह निर्माण कर सकती थी, वो प्राचीन मिस्र या सुमेर के बराबर विकसित हो चुकी होगी। ये एक अविश्वसनीय खोज होगी। लेकिन अफसोस तो ये है कि ज्यादातर वैज्ञानिक समुद्र में डूबे इस शहर को प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित बताते हैं। क्यूबा के तट के नीचे शहर। महासागरों में और भी ऐसे कई शहर हैं जो योनागुनी स्मारक से कम रहस्यमयी नहीं हैं। क्यूबा के तट के पास लगभग 700 मीटर की गहराई पर सन 2001 में सोनार राडार पर कुछ अजीब सी संरचना महसूस हुई थी। रोबोटिक अन्वेषण ने कुछ और भी रोचक बातें खोज निकाली। ये कि वो संरचनाएं पैड़ी वाले पिरामिड और गोलाकार संरचनाओं की तरह दिखती थी। क्यूबा के तट के नीचे का शहर भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई इमारतों से बहुत मिलता जुलता है, वैसे ही जैसे योनागुनी। दुर्भाग्य से इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। अगर जापानी स्मारक 5 मीटर की गहराई पर स्थित है, तो क्यूबा का ये शहर उससे 140 गुना से गहराई में है। इतनी गहराई में अध्ययन करने के लिए सारे उपकरणों को ले जाना और उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये पिरामिड अगले कुछ सालों तक एक रहस्य बने रहेंगे। उनका निर्माण किसने किया हो सकता है? प्राचीन लोगों ने या प्रकृति ने? कमेंट्स में अपने विचार लिखें। अनजानी समुद्री आवाजें। 1997 में नोआ के अमेरिकन वैज्ञानिक जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी महासागर में शोध कर रहे थे, तब उन्होंने एक समुद्र में से एक भयानक आवाज रिकॉर्ड की जो कुछ इस तरह की थी।
जिस तरह ये आवाज सुनी गई थी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50 डिग्री S, 100 डिग्री W। ये वही जगह है जिसमें विज्ञान कथा लेखक लवक्राफ्ट ने अपने शहर आर्ली को दर्शाया था। उन्होंने अपने शहर के कोऑर्डिनेट्स लगभग कुछ ऐसे लिखे थे: 47 डिग्री 09 S, 126 डिग्री 43 W। ऐसी आवाज शायद ही किसी ऐसे जीवित प्राणी की हो जिसे हम जानते हैं। 10 साल से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद वैज्ञानिकों ने फैसला किया है कि या तो ये बर्फ के मैदानों के हिलने की आवाज थी या आइसबर्ग की जो समुद्र के तल को खुरच रही थी, क्योंकि ऐसी ही आवाज को पानी दूर तक ले जा सकता है। हालांकि कई अन्य विशेषज्ञ इस व्याख्या से असहमत हैं। कुछ और भयानक समुद्री आवाजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, जैसे कि अपस्वीप जो 1991 के बाद से हर सावन और पतझड़ के समय सुनाई देती है। वो सुनने में एम्बुलेंस के सायरन और किसी राक्षस की दहाड़ के बीच की आवाज लगती है। क्वेकर। 70 और 80 के दशक में सोवियत पनडुब्बियों ने नियमित रूप से अटलांटिक महासागर में अजीब सी बतख जैसी आवाज रिकॉर्ड की थी। कई बार ऐसे विशाल जीवों के दिखने की खबरें आती थी जो ऐसी आवाजें निकालते थे, लेकिन वे जीव कभी इतने करीब नहीं आए कि उनकी ठीक से पहचान कर सकते। कई बार उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी या फिर अमेरिकी हाइड्रो अकॉस्टिक नेटवर्क की आवाज समझ लेते थे। 1991 में जब USSR टूटने वाला था, तब उसके कुछ गुप्त सरकारी डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया गया था। अमेरिकी इस बात से उलझन में पड़ गए क्योंकि वे खुद को इन आवाजों को सोवियत पनडुब्बी या सोवियत हाइड्रो अकॉस्टिक नेटवर्क की आवाज समझते थे। हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि दोनों महाशक्तियों में से किसी ने भी इन आवाजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो ये कैरिबियन क्राइसिस की तरह दुनिया के लिए एक नया संकट पैदा कर देता। कोई नहीं जानता, हो सकता है हम अभी न्यूक्लियर राख पर रह रहे होते। लेकिन उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस सोच में पड़ गए कि आखिर कौन है ये आवाजें निकाल रहा है, जिनको बाद में क्वेकर का नाम दिया। समुद्री जीव या एलियंस या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम नहीं जानते। आखिर में ये फैसला लिया गया कि क्वेकर किसी बड़ी व्हेल या विशाल स्क्विड की आवाज होगी, लेकिन कई बातों के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कि 90 के दशक में आवाजें सुनाई देना क्यों बंद हो गई। शायद वे कुछ ज्यादा ही गुप्त प्रयोगों की आवाजें थी जिनके बारे में फौजों को भी पता नहीं था। 100 बात की एक बात, सच्चाई कोई नहीं बताएगा। रहस्यमयी कहानियों के लिए बहुत मसाला है। मैरियाना ट्रेंच के राक्षस। महासागरों की अंधेरी गहराइयों में सबसे विचित्र प्राणियों के घर बन गए हैं, जिनके विकास की दिशा उन समुद्री जीवों जिनको हम जानते हैं से करोड़ों सालों पहले बदल गई थी। इन प्राणियों के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता, बस एक रेयर एंगलर मछली को छोड़कर। एक बात तो पक्की है, उनकी मौजूदगी कभी कभी अनुभवी लोगों को भी हैरान कर देती है। सबसे ज्यादा रहस्यमयी है एक विशाल जीव जिसे जापानी वैज्ञानिकों ने सन 2000 में देखा था, जब वे मैरियाना ट्रेंच का अध्ययन कर रहे थे। उससे कुछ ही दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में उन्होंने कुछ 2 मीटर लंबी शार्क देखी, जो अचानक बिखर कर भागने लगी। पृथ्वी की सबसे खतरनाक मछली भी किसी बड़े खतरे से डर गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा वीडियो में रिकॉर्ड किए गए समुद्र की गहराइयों में रहने वाले इस दानव की लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन वो 50 फीट यानी 5 मीटर से भी लंबा होगा। मालगाड़ी के डिब्बे की लंबाई से थोड़ा ही कम। ये दानव है क्या, और इतनी गहराई में वो खाता क्या है? सीबेट का अध्ययन करते समय उसके किसी रिश्तेदार से मिलने की संभावना कितनी है, और वे हमारे लिए कितने खतरनाक हैं? इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है। उसके बाद ये जीव कभी कैमरे में दिखाई नहीं दिए। खैर, हम आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये भी समुद्र के सारे रहस्य नहीं हैं, जिनके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। समुद्र की गहराई में अज्ञात जीवों के बारे में एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है।
और हम ऐसा जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपनी रेटिंग और कमेंट जरूर लिखिएगा। अब हमें अनुमति दें, फिर मिलेंगे अगली बार।